शब्द सुना होगा सरिया। तो सरिया लॉ अगर कभी आपने सुना हो या सरिया कानून अगर आपने कभी सुना हो तो इसका मीनिंग होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा हम हिस्ट्री के 3 चैप्टर पूरे कर चुके हैं, या फिर मैं ये कहूं कि पहली जो बुक है हमारी, थीम फर्स्ट जो बुक है हमारी, उसका लास्ट चैप्टर है यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ, कब से लेकर कब तक बेटा, तो 10वीं शताब्दी से लेकर यानी 10th सेंचुरी से लेकर और कब तक, तो 17th सेंचुरी तक। ठीक है, यहां तक इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई जो यात्रियों के नजरिए से, पहली बात तो यह है कि यात्री थे कौन कौन। देखिए मैं आपको समझा देता हूं कि जो यात्री होते हैं वो किस लिए आते हैं किसी भी देश में, या फिर वो किस तरीके से भ्रमण करते हैं। नंबर 1, भाई अपने यहां पर अवसरों का लाभ ना मिलना, प्राकृतिक आपदा का मारा होना। प्राकृतिक आपदा का मतलब है जैसे भूकंप आ गया, तूफान आ गया, बाढ़ आदि, ये सारी चीजें प्राकृतिक आपदाओं के अंदर गिनी जाती हैं। ठीक है। नंबर दूसरी क्या बात है कि अगर हम इसका टाइम पीरियड देखें तो कब से कब तक है, तो करीब करीब 700 ईयर्स, यानी 10वीं शताब्दी से लेकर और 17वीं शताब्दी तक हम यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इस दौरान किसका रूलिंग पीरियड हुआ करता था, तो जो किंग या बादशाह मैं कहूं आपको समझाने के लिए, राजाओं का एक तरीके से भाई सारा का सारा उन्हीं के केंद्र बिंदु पर शासन घूमता था। ठीक है, यानी कोई डेमोक्रेसी वगैरह ऐसी नहीं थी जैसे आज हम जी रहे हैं। तो राजा ही सर्वोच्च हुआ करता था। सर्वोच्च का मतलब है सबसे जो बड़ा पद है, या फिर मैं ये कहूं कि जो लास्ट डिसीजन लेने की क्षमता है वो किसके अंदर हुआ करती थी, वो निहित हुआ करती थी बेटा किंग अंदर या फिर राजाओं के अंदर। ठीक है। अब क्या हुआ, जो यात्री हैं वो एक देश से दूसरे देश, मैंने आपको बताया हो सकता है प्राकृतिक आपदाएं आ गई हो सकता है कि साहस के द्वारा उनके द्वारा यात्राएं की गई हो। तो चलिए खोजते हैं, जैसे आज भी हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें खोजने निकलते हैं लोग। ठीक है, उसी तरीके से, या फिर अवसरों की तलाश में। अवसर किसे कहते हैं कि भाई किसी भी राजा या दरबारी के यहाँ पे हमें किसका काम मिल जाए, कोई भी काम मिल जाए, एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, या फिर जो अधिक विद्वान हुआ करते थे उनको कहाँ स्थान मिल जाए, उनकी कैबिनेट में, एक तरीके से समझा रहा हूं। ठीक है, उनके मंत्रिमंडल में या मंत्री परिषद में उनको क्या मिल जाए, स्थान मिल जाए। ठीक, ओके, चलिएगा आगे बात करते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो महिलाओं और पुरुषों ने किसकी तलाश में, मैंने आपको पहले ही बताया ना, कार्य की तलाश में। किसकी तलाश में, तो महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए। और नंबर तीसरा क्या है, व्यापारियों के रूप में, सैनिकों के रूप में, पुरोहित और तीर्थ यात्रियों के रूप में, या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर क्या किए भाई, उन्होंने ट्रेवल किया है, उन्होंने यात्राएं की हैं। ठीक है। अगर बात की जाए तो उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में जब अपने पीक टाइम पर था क्या बेटा, तो विजयनगर शहर या विजयनगर अंपायर। ठीक है, विजयनगर की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 ईस्वी में, यानी 1336 में इसको फाउंड किया गया था। किस किस के द्वारा, तो हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों के द्वारा। ठीक है, 2 भाइयों के द्वारा किसकी स्थापना की, तो विजयनगर की स्थापना की थी। तो ये विजयनगर का जो इतिहास है, हेरात से एक कौन आया था बेटा, एक राजनयिक आया था, एक राजदूत जिसे हम कहते हैं आया था, जिसका नाम क्या था, अब्दुल रजाक समरकंदी से प्राप्त होता है। क्या विवरण प्राप्त होते हैं, उसके द्वारा बताया गया है कि जब भी मैं यहां पर विजयनगर आया तो विजयनगर भारत का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। ठीक है, इसके द्वारा ये सारी चीजें कही गई हैं। और बता दूं कि विजयनगर अंपायर किसके समकालीन हुआ करता था बेटा, तो 1526 में। किसके द्वारा, तो बाबर के द्वारा अटैक किया जाता है। कहां पर, जो आज का काबुल है। ठीक है, आज का जो अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के रास्ते से ही वो सबसे पहला अटैक करता है सिंध पर। ठीक है, वो सबसे पहला अटैक ही किस पर करता है, सिंध पर करता है। और सिंध पर आक्रमण करने के बाद बेटा इब्राहिम लोधी से, किसके द्वारा, तो इब्राहिम लोधी के से इसका युद्ध होता है बाबर का। ठीक है, ये बाद की बातें हैं, लेकिन मैंने आपको यहीं से बता दी है ताकि आप लोग यहां से आगे
कि जो पूरी पूरी कहानी है वो अच्छे से आपकी समझ में आ सके। चलिए आगे क्या है, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांतों, अर्थात हम 3 व्यक्ति और ध्यान देंगे कि 3 व्यक्ति कौन कौन से हुआ करते थे, जिनमें से पहला व्यक्ति कौन है, जिसमें से पहला व्यक्ति है बेटा अल-बिरूनी। नाम क्या है इसका, अल-बिरूनी। कहां से आया है, तो ये आया था ख्वारिज्म से। कहां से, ख्वारिज्म से आया था। कौन लेकर आया था इसको, तो गजनवी लेकर इसको आया था। कौन, गजनवी लेकर आया था। ये क्या था, ये एक विद्वान था, अर्थात भाई जिसे हम कहें कि अपने यहां पर विद्वान यानी जो माइंडेड व्यक्ति माफी चाहूंगा, जिन व्यक्तियों के अंदर माइंड होता है अच्छा खासा, जो कुशल होते हैं, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिएगा, जो कुशल व्यक्ति होते हैं, तो उनमें से एक था जिसका नाम क्या था, अल-बिरूनी, जो कहां से आया था, 11वीं शताब्दी में। उज्बेकिस्तान में एक जगह पड़ती है ख्वारिज्म, ठीक है, उज्बेकिस्तान में एक जगह पड़ती है ख्वारिज्म, वहां से इसको लेकर आया था। नंबर सेकंड क्या है, नंबर सेकंड था बेटा इब्न बतूता। नाम क्या है इसका, इब्न बतूता। 14वीं शताब्दी में कहां से आया, मोरक्को से फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है, ये कहां से आया था, तो ये आया था भाई मोरक्को से। नाम क्या था इसका, फ्रांसवा बर्नियर। कब आया था, तो 17वीं शताब्दी में आया था। इनके बारे में पूरा का पूरे मैंने आपको चैप्टर में बता दिया है कि इन लोगों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छों दबा के शेयर करो, हर उस बच्चे तक क्लास जानी चाहिए जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसको भी एएमयू, जेएनयू, डीयू, बीएचयू जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों में एडमिशन चाहिए, चाहे आपकी अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, तो बेटा यूनिमॉन्क्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिएगा। वादा है आप लोगों से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होने देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ही क्या है बेटा, हमारा टारगेट है 200/200, यानी 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से आपको 40 करने हैं। कितने करने हैं, 50 में से आपको 40 करने हैं, ठीक है भाई, एकदम समझ में आया। चलिएगा अब बात करते हैं अल-बिरूनी और किताब उल हिंद। सबसे पहला जो एक तरीके से मैं ये कहूं यात्री है या फिर एक लेखक है, ठीक है, यात्री या फिर मैं इसे एक लेखक कहूं या राइटर कहूं, इसका और इसके द्वारा एक किताब लिखी गई या इसकी एक कृति है जिसका नाम है किताब उल हिंद। याद रखिएगा, ये आपको मैच द फॉलोइंग्स में मिल सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, या फिर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अल-बिरूनी की पुस्तक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा अल-बिरूनी की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, ठीक, एकदम समझ में आया। चलिएगा बात करते हैं अल-बिरूनी के बारे में। अल-बिरूनी का जो जन्म है आज के जो आधुनिक उज्बेकिस्तान है, ठीक है भाई, वहां पर ख्वारिज्म, मैंने आपको बताया ना ख्वारिज्म में हुआ था, और ख्वारिज्म उस समय शिक्षा का क्या था बेटा, महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था, और अल-बिरूनी ने उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। क्या हुआ था कि जो उज्बेकिस्तान में ख्वारिज्म है, और ख्वारिज्म उस समय पर भाई एजुकेशन का मेन सेंटर माना जाता था, और वहीं से भाई अल-बिरूनी के द्वारा भी एजुकेशन प्राप्त की गई थी। हुआ क्या था कि 1017 एडी के दौरान या सीई के दौरान मैं कहूं 1017, ठीक है, 1017 में महमूद गजनवी कहां का था, तो बात कर लेते हैं, ये इसको हम टर्किश इन्वीजन मानते हैं। क्या मानते हैं, तो तुर्क आक्रमण मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा, तो तुर्क आक्रमण मानते हैं। किसको, महमूद गजनवी को। पहले सुन लेते हैं कि महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर सर्वप्रथम जो आक्रमण किया गया था वो किया गया था 1001 सीई के अंदर। कब किया गया था मेरे लाल मेले पीलो, तो 1001 सीई के अंदर इस आक्रमण किया गया था भारत पे, जिसे हम कहा जाता है वह हिंद का युद्ध। किसका युद्ध, तो वह हिंद का युद्ध या बैटल ऑफ वह हिंद, ठीक है, बैटल ऑफ वह हिंद। किसके द्वारा लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था बेटा जयपाल और भाई गजनवी के बीच, ठीक है, याद रखिएगा इस लाइन को। इस बैटल में क्या हुआ, इस बैटल में गजनवी डिफीटेड, कौन बेटा, तो जयपाल, और जयपाल के द्वारा सुसाइड कमिट कर लिया गया था इस लज्जा से कि इस व्यक्ति ने मुझे हरा दिया है, गजनवी ने इसको मारा नहीं था, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो आगे क्या हुआ, 1008 ईस्वी में
1008 सीई के अंदर जयपाल का एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था आनंदपाल। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था आनंदपाल। सेकंड बैटल ऑफ वहहिंद इसको जाना जाता है। तो याद रखिएगा 1008 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो आनंदपाल बिटवीन भाई गजनवी, ठीक है। गजनवी के द्वारा इसको भी हरा दिया गया था, लेकिन गजनवी ने कहा कि आप जो है शासन यहीं पर करिए, लेकिन मेरे अंडर शासन करना होगा, अर्थात मेरे कहने से शासन आपको करना होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? एकदम बिल्कुल क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि ख्वारिज्म पर आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा कैसे किया गया। बात क्या थी कि महमूद गजनवी के द्वारा, भाई व्हाट इज द एम ऑफ महमूद गजनवी अटैक इन इंडिया? अगर मैं बात करूं तो एम था डिस्ट्रॉय ऑफ स्टैचू ऑफ वर्शिप, यानी मूर्ति पूजा को नष्ट करना। और नंबर सेकंड क्या उद्देश्य हुआ करता था इसका? नंबर सेकंड उद्देश्य हुआ करता था इसका भाई धन को लूटना। क्या चीज? तो डिस्ट्रॉय ऑफ स्टैचू वर्शिप यानी मूर्ति पूजा खंडित करनी या फिर उसको तोड़ फोड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना। नंबर सेकंड इसका धन लूटना, ये इसका एम हुआ करता था। और इसी एम के द्वारा इसके द्वारा 1017 ईस्वी में, याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी के द्वारा भाई अगर बात की जाए ख्वारिज्म पर आक्रमण या फिर उज्बेकिस्तान पर आक्रमण कब किया गया, तो 1017 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। उसी के द्वारा कई विद्वानों को, वहां से कई विद्वानों को ये अपनी राजधानी गजनी ले आया। ठीक है, याद रखिएगा एक शहर है आज भी अफगानिस्तान में जिसको हम गजनी बोलते हैं। आज अफगानिस्तान में किसकी सरकार है या फिर कौन किसके द्वारा हैंड ओवर कर लिया गया है? तो तालिबान, है ना। याद रखिएगा तालिबान आज वहां पे भाई अपनी सरकार बनाए बैठा है या फिर भाई रूल्स वो फॉलो अपने अपने कराता है। ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से जो कई विद्वानों को लेकर आया था महमूद गजनवी, कहां पर? गजनी। इन्हीं में से एक था जिसका नाम था अल बिरूनी। ठीक है, ये कहां से लेकर आया? महमूद गजनवी अपने साथ एज ए गुलाम, याद रखिएगा एज ए गुलाम, ना कि इसकी किसी बुद्धि से प्रभावित हुआ, पहले नहीं हुआ था। पहले तो ये क्या कर लाया? एज ए गुलाम बनाकर ले आया। ठीक है, तो भारत में आने के बाद, भारत में आक्रमण कब हुआ है? तो याद रखिएगा द मोस्ट अगर आक्रमण की बात की जाए या टॉप मोस्ट जो आक्रमण है महमूद गजनवी का 1025 में, स्टार मार्क बना रहा हूं। ठीक है, 1025 में हुआ था। ये आपसे जीके के वाले पोर्शन में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा 1025 एडी में या 1025 सीई में। ठीक है, आक्रमण किया गया कहां पर? तो सोमनाथ के मंदिर पर। कहां पर बेटा? सोमनाथ के मंदिर पर। सोमनाथ का मंदिर कहां है? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। और दैट टाइम अगर आपसे पूछ लिया जाए, वैसे मुझे नहीं लगता कि पूछ लिया जाएगा, अगर इस टाइम पर आपसे पूछ लिया जाए कि गुजरात का रूलर कौन हुआ करता था, तो ये चालुक्य डायनेस्टी या चालुक्य वंश चला करता था जिसका नाम था बेटा भीम सेकंड। ठीक है, नाम क्या था? भीम सेकंड था। कब? जब महमूद गजनवी के द्वारा भाई सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया गया था। बिल्कुल एकदम मैंने आपको शीशे में उतार दिया। शीशे का मतलब एकदम पूरी जानकारी दे रहा हूं ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। आगे क्या है कि जिस तरीके से हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि ये जो 1025 वाला आक्रमण है इसी के दौरान महमूद गजनवी आया होगा, सॉरी ये अल बिरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, तो भारत में आने के बाद अल बिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए यहां पे, है ना। अब यहां पर एक हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि अगर महमूद गजनवी के द्वारा 1000 से लेकर, ठीक है 1000 से लेकर और 1027 सीई तक कितने आक्रमण किए गए भारत पर? तो लगभग 16 आक्रमण या 17 आक्रमण कंसीडर किए जाते हैं। उनमें से अगर आप ये भी मान लो कि 10 आक्रमण किए होंगे, ठीक है मान लीजिए कि 10 आक्रमण भी किए हैं, तो एक बात यहां पर दिक्कत करती है कि क्या अल बिरूनी आक्रमण करने के बाद यहीं पर रह गया था, महमूद गजनवी के साथ वापस नहीं गया था? क्यों? क्योंकि महमूद गजनवी होता क्या था कि सर्दियों में वहां से चलता था भाई, लगभग नवंबर या अक्टूबर के आसपास वहां से चलता था या अपने वहां से जगह से, और भारत में अप्रैल मई जून के आसपास आकर और धन लूटकर वापस भी चला जाता था। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपकी? तो क्या अल बिरूनी वहीं पर रह गया? बिल्कुल भाई साहब, अगर इसके द्वारा संस्कृत
देख लीजिए, संस्कृत धर्म दर्शन का ज्ञान अगर प्राप्त किया है अल-बिरूनी के द्वारा, किसके द्वारा, तो जो ब्राह्मण पुरोहित हुआ करते थे या विद्वान हुआ करते थे उनके साथ कई वर्ष बिताए, इसके द्वारा संस्कृत सीखी गई, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान भी प्राप्त हुआ। देखो मेरी वाली बात यहीं पे आ गई कि हालांकि उसका जो वृत्तांत है या यात्रा कार्यक्रम है कोई स्पष्ट नहीं है, कब आया, किस तरीके से आया और कितने वर्ष भारत में रहा, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्राएं की थी। क्या किया था, तो कई हिस्सों की यात्राएं की थी। जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लिख रहे हैं तो उससे अच्छा कोई चीज है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं किताब उल हिंद क्या है। तो किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि अल-बिरूनी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, तो अल-बिरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, याद रखिएगा, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है, और अल-बिरूनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा क्या है, सरल और सहज है, यानी समझ सकते हैं। ये एक पूरा का पूरा मोटा ग्रंथ है जो किस किस का हमें ज्ञान कराता है, धर्म दर्शन त्योहार खगोल विज्ञान रीति रिवाजों तथा प्रथाओं और सामाजिक जीवन आदि पर कितने भागों में डिवाइडेड है, तो 80 चैप्टर्स में ये डिवाइडेड है, 80 भागों में ये डिवाइडेड है। यहां से अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। नंबर 1 अगर पूछ लिया जाए कि भाई अल-बिरूनी का जन्म कहां हुआ था, तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान। कहां, तो उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में हुआ, ठीक है, याद रखिएगा ख्वारिज्म में हुआ। नंबर 2 अगर पूछा जाए कि महमूद गजनवी के द्वारा अल-बिरूनी को कब लेकर आया गया, तो 1017 एडी में लाया गया, 1017 ईस्वी में लाया गया। अगर पूछ लिया जाए कि अल-बिरूनी की बुक का नाम क्या है, तो बुक का नाम किताब उल हिंद है। ये कितने भागों में डिवाइडेड है, तो ये 80 भागों में डिवाइडेड है। अब इसके अलावा आपसे कोई भी चीज नहीं पूछेगा अल-बिरूनी के माध्यम से, ठीक है, एकदम क्लियर हुआ पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, आगे है दूसरा जो राइटर है उसका नाम है इब्न बतूता। नाम क्या है, इब्न बतूता, और इसकी पुस्तक या इसके ग्रंथ का नाम है रिहला। क्या नाम है बेटा, तो इसकी पुस्तक का नाम है रिहला। एकदम समझ में आ गई। ये भी किस भाषा में लिखी गई है, तो याद रखिएगा ये पुस्तक भी अरबी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अच्छा जी, आगे अब बात करें तो इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका वृत्तांत जिसे रिहला कहा जाता है, मोरक्को। ये यात्री कहां से था, तो ये यात्री मोरक्को से था। मोरक्को के इस यात्री का जन्म कहां हुआ था, तो तंजीर में हुआ था। तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक में हुआ था, जो किस किस के जानकार थे, तो याद रखिएगा इस्लामी कानून। इस्लामी कानून किसे बोलते हैं, इस्लामी कानून का मतलब होता है एक आपने अगर शब्द सुना होगा सरिया, है ना, क्या शब्द सुना होगा, शब्द सुना होगा सरिया। तो सरिया लॉ अगर कभी आपने सुना हो या सरिया कानून अगर आपने कभी सुना हो, तो इसका मीनिंग होता है कि जो भी इस्लाम के अकॉर्डिंग चीजें हैं, भाई जो भी इस्लाम के अकॉर्डिंग चीजें हैं उनको फॉलो करना। अर्थात अगर कोई भी आपने भाई गलत काम किया, जैसे अब मान लीजिए कोई भी आपने झगड़ा कर लिया है ना, तो झगड़ा करने के बाद आज आप कहां जाते हो, थाने जाते हो, थाने के बाद कहां जाते हो भाई, आप कोर्ट में जाते हो। लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है, सरिया कानून में नहीं है। सरिया कानून में कौन होते हैं भाई, मौलवी होते हैं, और मौलवी के ऊपर कौन होता है, मौलवी के ऊपर होता है काजी। याद रखिएगा नाम, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है न्यायाधीश, है ना। जैसे हमारे यहाँ कोर्ट होते हैं ना, तो कोर्ट में हमारे यहाँ जज होता है, ऐसे ही सरिया कानून के अंदर या इस्लामी कानून के अंदर काजी होता है जो अंतिम निर्णय लेता है। बात समझ में आ गई, एकदम क्लीन एंड क्लियर हुआ। आइएगा अब इब्न बतूता पर बात करते हैं। तो इब्न बतूता भी क्या हुआ था, इब्न बतूता के द्वारा एक नाम सुन रखा था, किसका बेटा, तो भारत में या दिल्ली में राज कर रहा था उस समय पर कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। नाम दोबारा से बोलिए मेरे साथ, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के कोर्ट में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में अवसरों की तलाश में, आपदा में अवसर नहीं था, वो खुद ही ढूंढते हुए, या फिर उसने सुन रखा था कि दिल्ली द मोस्ट फेमस जगह है या टॉप मोस्ट एक शहर है जिसमें मुझे क्या मिल सकता है, मुझे कुछ काम मिल सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो अपने परिवार की परंपराओं के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही भाई साहित्य
और शास्त्र रूढ़ की जो शिक्षा थी वो प्राप्त कर ली थी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से आया था। इसकी पुस्तक का नाम रेहला है। किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। इसका जन्म कहां हुआ? तंजीर में हुआ। सबसे शिक्षित परिवार में हुआ था, जो इस्लामी अथवा शरिया पर अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। यहां तक समझ में आया? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहां से। तो देखेंगे 1332 और 1333 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वो कहां कहां गया था इब्न बतूता? तो ये तो आपसे पेपर में पूछा नहीं जाना है, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। तो मक्का गया, सीरिया गया, इराक गया, फारस गया, यमन गया, ओमान गया तथा पूर्वी अफ्रीका के बंदरगाहों की यात्रा ये लोग कर चुका था, या फिर ये बंदा कर चुका था। ठीक है, कौन? नाम क्या था? इब्न बतूता। भारत में आने से पहले 1332-33 में कहां गया बेटा? तो मोरक्को नहीं, मक्का गया, और वहां से इराक, फरस, यमन, ओमान होता हुआ पूर्वी अफ्रीका के व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा ये कर चुका था। तो मध्य एशिया से रास्ते, या मध्य एशिया के रास्ते ये कहां पहुंचा बेटा? सन 1333 ईस्वी में इब्न बतूता सिंध पहुंचा। सिंध कहां है? तो आज का जो पाकिस्तान का इलाका है। ठीक है, पाकिस्तान का एक राज्य है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम सिंध बोलते हैं। ठीक है, वही सिंध है। सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। ठीक है, जो हमारे जनगण मनगढ़ में आता है, अर्थात हमारे राष्ट्रीय गान के अंदर हम जिसको बुलाते हैं। ठीक है, ये वही सिंध है, ये वही जगह है। ठीक, उसने अब क्या था कि मैंने आपको पहले बताया ना, उसने दिल्ली के सुल्तान किसके बारे में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुन रखा था। तो सुल्तान ने उसकी विद्वता, अर्थात अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उसकी बुद्धि देखी गई, उसका तेजपन देखा गया, तो इसको क्या कर दिया गया? दिल्ली का काजी। देखो मैंने अभी बताया था ना, काजी मींस क्या होता है? न्यायाधीश। ठीक है, हाँ, तो दिल्ली का क्या कर दिया गया? इसको काजी नियुक्त कर दिया गया। ठीक है भाई, यहां तक आज का पूरा ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। इस चैप्टर को क्लियर करने में हम लगभग 3 क्लास यूज करेंगे। ठीक है, 3 क्लास में आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। दबा के एक बार शेयर ठोक दीजिएगा। जो भी बच्चा CUET 2024 की तैयारी कर रहा है, 200/200 दिलाऊंगा मैं आपको। ठीक है भाई, दबा के शेयर हो जानी चाहिए। कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।